अस्सलाम वालेकुम। नावलिक्स ऑफिशियल में खुश आमदीद। नावल ये चाहते ये शिद्दतें किस नंबर 16 लेकर हाजिर हुई हूँ, जगह तहरीर किया है सुमेरा शरीफ दूर ने। तो चलो स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देर के। समान अहमद के समझाने बजाने के बावजूद जरिश खुद को दोबारा ताया के यहाँ जाने पर आमादा नहीं कर पाई थी। समान अहमद की यकीन दहानियाँ समझाने का सुलझा हुआ अंदाज भी इसे कायल ना कर पाया। वो तो समान अहमद को इस नए अंदाज में देख कर ही सख्त अजियत से दो चार हो गई थी। अगरचा अब समान अहमद की जानिब से पहले की तरह से बदगुमानी या गलत फहमी बरकरार न रही थी, मगर वो खुद को पहले की तरह समान अहमद की तरफ मुतवज्जा नहीं कर पाई थी, ना ही अपने दिल इनकी तरफ से साफ कर पाई थी। बोल चाल तो एक तरफ वो समान अहमद से पहलू बचाने लगी थी, इनकी अपने यहाँ आमद पर भी अपने कमरे से निकलना छोड़ देती थी। तालीमी सरगर्मियाँ माकूल बहाना था। फिर वो पहले से खुद को खासा संजीदा बनाने की कोशिश भी करती रहती थी। शाइस्ता बेगम इसकी तरफ से ठनकती ज़रूर, मगर जरिश का सबके साथ नॉर्मल रवैया देखकर मुतमईन भी थी। फरा वगैरह के साथ भी वो नॉर्मल थी, बस समान अहमद की तरफ से ही मोहतात हो गई थी। समान अहमद इसके रवैयों को देख भी रहा था और महसूस भी कर रहा था, मगर कुछ कहने या समझाने की पोजीशन में नहीं था। इस दिन जरिश को अच्छा खासा समझा चुका था, अब मजीद कुछ कहने और अपने आप को नजरों से गिराने वाला मामला था। फरा जो साथ वाले मामले में खुद भी उलझी हुई थी, मगर समान अहमद और जरिश के दरमियान ताल्लुकात को महसूस करके बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो गई थी। समान अहमद ने जरिश से मुतालिक अपनी ख्वाहिश या पसंद का इजहार कभी भी खुलेआम नहीं किया था। बस वालिदैन की आपस की गुफ्तगू और ख़ानदान भर में होने वाली प्रोपगंडे ने ही फरा और अली को इस जानिब सोचने पर मजबूर कर दिया था। और फिर समान अहमद का जरीश की तरफ गैर महसूस झुकाव देखकर खुशी भी हुई थी। वालिदैन की भी यही ख्वाहिश थी। ताहिरा बेगम और सऊद अहमद की फैमिली के ताल्लुकात भी जिस नौयत के थे, मगर फरा सईद अहमद और समान अहमद के दिल की ख्वाहिश पूरी होने की सच्चे दिल से दुआ करती थी। फरा ने कॉलेज में एक दो दफ़ा जरी से समान अहमद से मुतल्लिक बात करना चाहिए थी, मगर जरीश हर बात इसे बुरी तरह टोक देती थी। प्लीज़ फरा, मैं इस जानिब कुछ भी नहीं सुनूंगी। तुम्हारे लिए काफ़ी होना चाहिए कि इंकशाफ के बाद भी मैं समान भाई से कता ताल्लुक इख्तियार नहीं की। अगर तुम ये मौका तवक्का कर रही हो कि मैं जानने के बाद खुशियां मनाओ तो तुम्हारी गलतफहमी। मैं समान भाई को अभी इस नए अंदाज से कबूल नहीं कर पाई, और सबसे अहम बात यह कि मैं ताई अम्मी का सामना करने से कासिर हूँ। मैंने अब तक बहुत खुलूस और मोहब्बत से तुम लोगों से जो रिश्ता निभाया है, इसे ही बरकरार रहने दो तो बेहतर है, वरना मैं तुम्हारी दोस्ती से भी हाथ खींच लूँगी। कि बहरहाल कज़न की हैसियत हमारे दरमियान मुस्लिम है। इतनी सख्ती थी लहजे में कि जरिश के कती अंदाज को कई सानियों तक देखती रही, और फिर इसने इसके बाद जरिश से इस मौजू पर गुफ्तगू नहीं की थी। जरिश इनके यहाँ आना छोड़ चुकी थी। ये बात सईद अहमद और अली के साथ साथ ताहिरा बेगम ने भी महसूस की थी, और फरा को बातों ही बातों में जिता भी चुकी थी। चूँकि वह सऊद अहमद की फैमिली से मुताल्लिक कोई भी बात साफ लफ्ज़ों में घर के किसी फर्द के सामने नहीं करती थी, बल्कि मगर बिला वास्ता ज़रूर जिता जाती थी। बात अली ने की थी। जरिश के इतने दिनों की गैर मौजूदगी इसने सिर्फ सबके सामने डिस्कस की थी। जवाबन ताहिरा बेगम ने भी तंजिया अंदाज इख्तियार किया था। रात के लॉन्च में समान के अलावा सभी थे। जब अली ने अचानक कहा था, फरा हैरत है ना, जरिश कितने दिन हो गए हैं आ नहीं रही। इसने फरा से पूछा था। हाँ खैरियत ही है, बस वो आजकल स्टडीज़ में मसरूफ़ हो गई है। बस चची जान भी स्टडीज़ के तौर पर इस पर सख्ती कर रही हैं। अपनी तरफ से तो इसने मुस्कुरा कर ही जवाब दिया था, मगर ताहिरा बेगम कहाँ चौंकने वाली थी, फ़ौरन कहने लगी, शुक्र है मेरे घर में भी चंद दिन सुकून के गुजर जाएंगे, वरना हर रोज जासूसी की टोह लेने खतरे की तरह तलवार सर पर ही लटकी रहती थी। फरा और अली ने हैरान होकर एक दूसरे को देखा था। रात के वक्त समान अहमद के अलावा सभी लाउंज में मौजूद थे। सईद अहमद के तासरात बदले थे। फरा डर गई थी कि अभी मार्का शुरू होगा, मगर खैरियत रही। वो चुप रहे थे और आने वाली मुसीबत टल गई थी। ताहिरा बेगम को तो कुछ देर बाद अपने कमरे में चली गई। अली के चले जाने के बाद फरा भी उठने लगी। सईद अहमद ने इसे रोक लिया। बैठो तुम। काफ़ी पुरसोच अंदाज था। वो बैठ गई। जरिश क्यों नहीं आ रही? इन्होंने बहुत बेटी का चेहरा देखा जो पल भर में मुतगय्यर हुआ था। वो चेहरा झुका गई थी। वो मसरूफ़ होती है। लास्ट टाइम कब आई थी? लास्ट संडे, जिस दिन मैं, अली और अम्मी हमारे मामू के यहाँ गए हुए थे। वो हमारी गैर मौजूदगी में ही आई थी। आपने और माहिता ने ही बताया था। इस दिन के बाद भी आई थी कि नहीं, कहीं तुम्हारी गैर मौजूदगी में वो आई हो और तुम्हारी माँ ने इसकी इज्जत अफजाई की हो। सारी पूछ गुछ का लबो लबाब यही था। फरह ने सुकून का सांस लिया था। वो खौम खा ही परेशान हो गई थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसने इस दौरान कोई चक्कर नहीं लगाया। तो फिर वो क्यों नहीं आ रही? ये तो आप इसी से पूछे। मुझे तो यही कहती है कि पढ़ाई से फुर्सत नहीं मिलती, जबकि मैं
जब भी इनके यहाँ जाती हूँ वो फारिग ही होती है। वापसी पर जरीश का ड्राइवर पहले जरीश को छोड़ता था तो फिर इसको। ऐसे में वो अक्सर इनके यहाँ रुक जाती थी। जरीश का ग्रेज साफ लफ्जों में कहने की बजाय इसने टाल दिया था। ठीक है, तुम जाओ। फराह खामोशी से अपने कमरे में चली गई थी। सईद अहमद का पुरसोच और मुबीन सा अंदाज इसे मुतजस्सिस कर गया था, मगर वो सर झटक गई थी। अगले दिन वो ऑफिस से जरा जल्दी उठाया था। जरीश के इतने दिनों की गैर हाजिरी इन्हें भी मुतजस्सिस कर रही थी। आखिर वो क्यों नहीं आ रही थी? कहीं ताहिरा की तरफ से कोई बात तो ना थी? ताहिरा बेगम का तंजिया अंदाज इन्हें अंदर ही अंदर सुलगा गया था। वो बहुत चाहने के बावजूद इनके रवैये को नजरअंदाज नहीं कर पा रहे थे। सऊद अहमद के हाँ सभी बहुत खुश होकर मिले थे। जरीश के वही अंदाज थे, ताया को देखकर चहकने वाले। जरीश का खुशगवार नॉर्मल मूड देखकर सईद अहमद के अंदर ताहिरा बेगम के अल्फाज की तलखी कम हो गई थी। वो काफ़ी देर वहाँ ठहरे थे। मगरिब के बाद सऊद अहमद भी चले आए थे। इन्होंने सऊद अहमद से जरीश को अपने यहाँ 1-2 दिन के लिए जाने की बात की थी। ज़रूर जरीश की मामा से पूछ लें, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है। इन्होंने हंसकर इजाज़त दी थी। जरीश किचन में थी, वरना फौरन इनकार कर देती। शाइस्ता बाजी भी बराजमान थी। मुस्कुराई। जरीश के स्टडी का हर्ज होगा, इन्होंने टालना चाहा। पहले भी वो आती जाती रहती है। फरा वहीं है, वहीं से कॉलेज चली जाया करेगी। 1-2 दिन की तो बात है, बस बैग और बुक साथ ले ले। इन्होंने इसके एतराज़ को कोई अहमियत नहीं दी थी, जैसे घर से ही तय करके चले हों। सऊद अहमद खामोश ही थे, मगर शाइस्ता बेगम जरूर कहने लगी, साफ बात है भाईजान, जरीश कभी कभार जाए तो और बात है, यूं 1-2 दिन मुसलसल रहने के लिए जाना शायद ताहिरा को अच्छा ना लगे। इन्होंने खच्चे का इजहार किया था। सईद अहमद एकदम संजीदा हो गए थे। ताहिरा को अव्वल तो ऐसा कोई हक हासिल नहीं है कि वो जरीश को कोई बात कहे। दूसरा, जरीश किसी गैर के घर नहीं जा रही, अपने घर जा रही है। हमसे ज्यादा तुम लोग इस घर पर हक रखते हो, वो तुम लोगों का अपना घर है। इन्होंने अपने पर जोर दिया था। शाइस्ता के अंदर तकलीफ का एहसास जगा था। अपना घर, यही तो दुख है, वो अब अपना घर नहीं है। अपने घर में कभी अपनी बेटियों पर उंगली नहीं उठाई जाती। इनके लहजे में अंग्रेज गुजरे लम्हों का दर्द था, अजियत थी। सईद अहमद तो एक लम्हे सऊद अहमद भी गुमसुम हो गए। शाइस्ता, गुजरी बातों का तस्करा कोई फ़ायदा नहीं करता। अगर फ़ायदा देता तो इन लम्हों में सबसे ज़्यादा मैं मातम करता। बहरहाल सबसे ज़्यादा तकलीफ नुकसान मेरा हुआ है। आप भी तो गुजरी बातों को जहन में जगह दिए हुए हैं। सच बताएं, क्या आप गुजरे लम्हों को फरामोश किए हैं? शाइस्ता ने सईद अहमद को एकदम कटहरे में ला खड़ा किया था। इनका चेहरा मुतगय्यर हो गया था और होंठ भीज गए थे। सऊद अहमद को तासुफ ने घेर लिया था। शाइस्ता, इन्होंने बेगम को टोका तो शाइस्ता को भी अपनी बात की संगीनी का एहसास हुआ था, बल्कि अपने रवैये पर मलाल सा। आप जरीश को लेकर जाएं, 1-2 दिन रह ले, फिर छोड़ जाइएगा। इन्होंने इजाज़त देते हुए वहाँ से जगह बना ली थी। इन्होंने जरीश को तैयार होने और बैग, किताबें और कपड़े रखने का कहा तो वो चौंकी। क्यों? मुझे कहाँ जाना है? तुम्हारे ताया अब्बू तुम्हें 1-2 दिन के लिए लेने आए हैं। क्यों? ज्यादा सवाल जवाब ना किया करो, जो कहा है वो करो। जाओ, तैयार हो जाओ। सईद अहमद से किए अपने संगीन अल्फाजों का एहसास इन्हें अब अजियत दे रहा था, इसीलिए जरीश को टोक दिया था। यूं ही तैयार हो जाओ, मैं नहीं जा रही। वो जो ताया के हाँ हर वक्त जाने को तैयार रहती थी, एकदम इनकार कर गई। शाइस्ता बेगम ने हैरान होकर देखा था। क्या बात है? मैं नोट कर रही हूँ, तुम वहाँ मुसलसल नहीं जा रही हो और अब तुम भाई साहब लेने आए हैं। क्यों? जरीश के एक ही इनकार ने इसकी तरफ मुतवज्जा कर दिया। जरीश झुंझला गई थी। क्या मुसीबत है? जब मैं वहाँ जाती थी तो सबसे ज़्यादा शिकायत भी आपको ही होती थी, और अब नहीं जा रही तो इनकारी हूँ तो फौरन तफ्तीश पर उतर आई हैं। हाँ, तो तफ्तीश ना करूँ? ताहिरा ने कुछ कहा है तुमसे, या फिर तुमने कोई हिमाकत कर सर अंजाम दी है? इन्होंने मशकूक नज़रों से जरीश को देखा था। जरीश का जी चाहा सर पीट ले, यानी कि इतनी बेअतबारी। एक तो आपको मुझ पर हर वक्त शक ही रहता है। चली जाती हूँ, मगर कल ही वापस आ जाऊंगी। चंद घंटों के लिए इनके यहाँ जाना और बात है, और अब रोज़ मुंह उठाकर चली जाऊँ, वो भी रहने को? वो मुंह फुलाकर कहती हुई वहाँ से चली गई। शाइस्ता बेगम पुरसोच निगाहों से कितनी देर अपनी जगह गुमसुम रही थी। नवाज से रिश्ता ख़त्म होने के बाद पूरे ख़ानदान में फैल गई थी। करीबी रिश्तेदार तो फ़ौरन इज़हार अफसोस के लिए पहुंचे। जितने मुंह थे इतनी बातें थी। दूर के रिश्तेदारों को भी एक दूसरे से खबर मिलती जा रही थी। कॉल का सिलसिला शुरू हो गया था। शाम गए तक चलता रहा था। नबील भाई ने गुस्से से रिसीवर क्रेडल से हटा दिया था। कोई मगर अजियत देने वाले लोग कहाँ छुपते थे। मोबाइल नंबर सभी के हर किसी के पास मौजूद थे। साजिद भाई दोपहर को ही जोहा भाभी को लेकर इनके मेके रवाना हो गए थे। जब से भाभी आई थी मेके मिलने नहीं गई थी। साइदा बाजी अहमद भाई के आने पर सुबह ही चली गई थी कि अपने घर में बच्चों के साथ
के पास छोड़कर आई हुई थी। इस वक्त अम्मा मेडिसिन लेकर सोई हुई थी। मुसलसल आने वाले लोगों और इनकी भांत भांत की बातों से इन्होंने बहुत टेंशन ली थी। नवेरा मुसलसल अपने कमरे में मुकी थी। वो आने वाले से मिलने को भी कमरे से नहीं निकलती थी, लेकिन रिश्तेदार पहुंच जाते थे। नबीला हर एक को हैंडल कर रही थी। इस वक्त भी मोहल्ले की एक जानने वाली को खुदा हाफिज कहकर वो गेट बंद करने ही लगी थी, तभी शारिक जमान की गाड़ी गेट के सामने रुकी थी। इन्हें ताज्जुब हुआ था। कल रिफत बाजी रिश्ते की बात करके गई थी और आज शारिक जमान यहाँ आ गया था। अस्सलाम वालेकुम। गाड़ी वहीं खड़ी करके शारिक जमान गेट से अंदर दाखिल हुआ। नबीला ने सिर्फ सारी लाया, कैसी हैं आप, ठीक हूँ। नबील घर पर है? और नवेरा? शारिक जमान के पुरअतमाद अंदाज पर कोई बात जरूर थी कि नबीला चौंकी थी। बगौर शारिक जमान को देखा था। पुरअतमाद मुतमईन अंदाज कमरे में लेटी हुई है। चची जान कैसी है? नबीला के हमरा अंदर की तरफ बढ़ते मुसलसल सवाल जवाब का सिलसिला जारी था। ठीक है, कमरे में लेटी हुई है, बल्कि मेडिसिन देकर लेटाया। वो शारिक जमान का लॉन्च की तरफ लेकर बढ़ने को थी जब शारिक जमान दरवाजे पर ही रुक गया था। मैं नवेरा से मिलना चाहता हूँ। क्यों? एकदम नबीला के लबों से फिसला था। मेरे प्रपोजल से इनकार क्यों किया इसने सिर्फ आपके ही नहीं, रजा के प्रपोजल से भी इनकार किया है और मेरा ख्याल है कि वो बिल्कुल दुरुस्त है। नवाज ने इसके साथ जो भी किया है, हम जल्दबाजी में अब इसके साथ कोई ज्यादती नहीं होने देंगे। नवाज के इस अमल से वो क्या पूरा खानदान सवालिया निशान बनकर रह गया है। वो पहले ही क्राइसिस से गुजर रही है। ऐसे में अगर आप इससे इस सिलसिले में कोई बात करना चाहते हैं तो वो हर्ट होगी। नबीला ने अपने इस मखसूस अंदाज में बावर करवा दिया था। शारिक मुस्कुराया था, मगर मैं फिर भी इससे जरूर मिलना चाहता हूँ। अस्पताल के बाद शारिक जमान ने दोबारा नवेरा को नहीं देखा था। वो तो अम्मा, रिफत और नवाज को कायल करने में ही लगा हुआ था। अब इन तीनों की तरफ से मुतमईन होने के बाद वो इस तरफ आया था। नवेरा शायद अच्छा महसूस ना करे। नबीला हिचकिचाई थी। मैं ये समझू कि आप मुझे इससे मिलने नहीं दे रही। इस प्रपोजल के अलावा भी हमारा रिश्ता है, आप शायद भूल रही हैं। नबीला के इनकार पर शारिक ने कुछ बरहमी से कहा था। ठीक है, आप इसके कमरे में चले जाएं, मगर मेरी जिम्मेदारी पर नहीं। सर हिलाते शारिक जमान ने नवेरा के कमरे की तरफ कदम बढ़ाए थे। आज कितने दिनों बाद आंखों को इसके चेहरे का दीदार होने जा रहा था, जिसके तस्वुर में वो हर काम भूले सिर्फ इसके हसूल के जतन कर रहा था। इसकी चाल में खौफ था और एतमाद भी, सरशारी भी थी और बेहिसी भी। इसने हौले से दरवाजे पर दस्तक दी थी। आ जाएं। इस रात के बाद तुलू होने वाली सुबह में नवेरा की आवाज़ इसके कानों में गूंज रही थी। अब फिर इस आवाज़ ने शारिक जमान के दिलो दिमाग में एक हलचल सी मचा दी थी। अपना जुर्म कुछ कम अजियत नाक लगा था, कुछ काबिल माफ़ी महसूस हुआ था। शारिक ने कदम अंदर बढ़ाए थे। वो कुरान पाक को अलमारी में रखकर पलट रही थी। आप? शारिक जमान को देखकर वो साकित हुई थी। इसका चेहरा पल में कई रंग बदल रहा था। एकदम नफरत के रेले ने इसके अंदर तलातुम बर्पा किया था। क्यों आए हैं? वो एकदम पिंगारी थी। एकदम होश में आकर शारिक जमान को अपने सामने देखकर साकित हो गई थी। वो इस मकरूह चेहरे को उम्र भर नहीं देखना चाहती थी। नवेरा? शारिक जमान इसकी इस दर्जा नफरत देखकर एक पल को अपनी जगह मुंजमद होकर रह गया था, मगर फिर सर झटककर इसने कदम आगे बढ़ाए थे। खबरदार, मेरा नाम लेने की कोशिश मत किया करें। निकल जाए मेरे कमरे से, वरना मैं चीख चीख कर सारे घर वालों को इकट्ठा कर लूंगी। मेरा कमरा आपके घर के कमरों की तरह साउंड प्रूफ नहीं है। वो एकदम हद से गुजर जाने को तैयार थी। शारिक जमान को लगा इसने एक कदम भी मजीद बढ़ाया वो वाकई अपने किए पर अमल कर देगी। वो वहीं रुक गया। तुम स्कूल से बैठकर मेरी बात सुन लो, इस पर तुम्हारा ही फायदा है, बकवास नहीं। निकल जाए मेरे कमरे से। मैं बड़ी हया कर रही हूँ तुम्हारी करतूतों से अभी तक सब बेखबर हैं। ये ना हो कि मैं खानदान की इज्जत और वकार को भूल जाऊँ। एक मिनट में अपनी शक्ल गुम करे। नफरत थी। नवेरा के कत्ल करना जायज होता तो एक मिनट जाया किए बगैर इस शख्स को कत्ल कर देती। वो इस वक्त मजबूर नहीं, बेबस भी थी। नवेरा, तुम्हें मेरी बात सुनना होगी। अपने जज्बात के सामने शारिक जमान को नवेरा की ये जज्बातियत महज हिमाकत ही महसूस हो रही थी, इसीलिए कुछ सख्ती से इसे टोका था, बल्कि इसकी तरफ कदम भी बढ़ाए थे। नवेरा पल में ठटकी थी। इस शख्स पर किसी चीज का असर ही नहीं होता था। खबरदार, पीछे हट जाए, मैं कह रही हूँ, दफा हो जाए। अपने सगे ताया के बेटे हैं। मुझे खाला अम्मा की मोहब्बत मार रही है, वरना मेरे साथ आपने जो किया वो करने की कोशिश की है वो चीख चीख कर सबको बताऊंगी। तुम मेरे कमरे से बाअस्मत वापस लौटी हो। शारिक ने इसे गुस्से से कहा था। शायद खुशकिस्मती से या अपनी माँ की दुआओं से, वरना आपने तो मुझे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इसकी आवाज़ रुंध गई थी। नवेरा, मुझे जुटलाओ नहीं, मैं तुम्हारी तरफ बहुत फेयर होकर बढ़ा हूँ। मैं अपने जज्बात से मजबूर हूँ। तुम एक दफ़ा मुझे सुन लो। नवेरा की रुंधी आवाज़ का असर था कि रुक कर शारिक जमान ने धीमे से कहा था। हरगिज़ नहीं, आप चले जाएं। मैं आपसे वादा करती हूँ सारी उम्र किसी से आपके मुतालिक कुछ नहीं कहूँगी कि इसमें मेरी भी जिल्लत है। मुझे माफ़ कर दे। मैंने आपको कभी अच्छा इंसान समझा था, मेरी भूल थी, मुझे माफ़ कर दे। मुझे नहीं पता था कि
मकरू इंसान ऐसे आप जैसे चेहरे के होते हैं, चेहरों में छुपे हुए होते हैं। वो कुछ भी सुनने पर आमादा नहीं थी, हाथों में चेहरा छुपाकर रोती और खूब रोती। शारिक ज़बान के अंदर एक ज़बरदस्त तहरीक बर्पा हो गई थी। वो अपने आप को मजलूम और हक पर समझ रहा था। नवीरा का यूं रोना इसे बजाय मलामत ज़दा करने के इश्तियाल में मुब्तला कर रहा था। 2 कदम का फासला एक ही जिस्म में तय किया था। मेरी बात सुन लो नवीरा, मैं सब कश्तियाँ जलाकर तुम्हारी तरफ बढ़ा हूँ। सारी उम्र अपने किए का भुगतान भुगतूंगा। अगर तुम मुझे यूं जुटलाओगी या मुझे यूं शर्मिंदा करने की कोशिश करोगी तो हासिल है। मैं अपना वो ज़मीर इसी सुबह मार चुका हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सिर्फ हासिल करना ही मकसद नहीं है। बात वजूद की नहीं, तुम्हारी है। वजूद तो कहीं भी किसी से भी हासिल हो सकता है, मगर मोहब्बत का क्या करूं जो तुमसे हो गई है। तुम्हें बुरा लगे या नफरत करो, मुझे परवाह नहीं। मैं अपना आप कभी ना कभी तुमसे मनवा ही लूंगा। तुम इनकार नहीं करोगी। तुम्हें मुझसे शादी करना होगी। तुम्हारे पास अब कोई और रास्ता नहीं है। नवाज के बाद बिल्कुल भी नहीं। इसके पास रुककर इसके चेहरे से दोनों हाथ हटाकर इसने गुस्से से अपने इसे समझाने की कोशिश की थी। नवीरा तो शारिक ज़बान की इस जसारत पर ही हक्का बक्का हो गई थी। सख्ती से अपना हाथ खींचकर इसके मुंह पर दे मारा था। बहुत भरपूर पुरताकत तमाचा था। मेरी नफरत का ये जवाब है। वो गुस्से से पिघला रही थी। नाजुक से वजूद में बर्क सी लहर दौड़ गई थी। न जाने इतनी हिम्मत और ताकत कहाँ से आजमाई थी कि आंखों ही आंखों में आंखें डाले शारिक ज़मान को देखा था। शारिक ज़मान एक पल को थमा था। इसके अंदर मज़ाहमत गज़ब की थी। नवेरा, इसने जवाबन हाथ उठाना चाहा था, मगर दरमियान में ही रुक गया। तुम मेरे जज्बों की तौहीन कर रही हो। वो जैसे खुद से ही हारा था। मैं ऐसे जज्बों पर थूकती भी नहीं हूँ। जवाब दू बदू था। ऐसे घटिया मकरू जज्बों को मोहब्बत का नाम मत दो जिसमें इंसान इंसानियत से ही गिर जाए। लानत भेजती हूँ मैं तुम पर। थूकना भी गवारा नहीं करूँगी। गवारा नहीं है मुझे तुम पर। दफा हो जाओ, शक्ल गुम करो अपनी। ये ना हो कि मैं हर लिहाजों मुरव्वत बिलाए ताक रख देती। वो जैसे इन लम्हों में कुंदन बनकर निखरी थी। शारिक ज़मान लब भींच गया था। ऐसी जिल्लत, ऐसी दुत्कार कभी भी नहीं हुई थी। वो तो सर आंखों पर बिठाया गया था। जहां भी गया था हाथ तो हाथ लिया गया था। सिर्फ अंदर की कॉम्प्लेक्स थे जो इसे जीने नहीं देते थे। और अब ये लड़की, ये रिफत बाजी को फिर भेज रहा हूँ। मैं रिफत बाजी को फिर भेज रहा हूँ। तुम इनकार नहीं करोगी। अपने अंदर उठते हुए गाज़ो गज़ब के तूफान को दबाते हुए इसने अपने मूड और मिजाज के कती बरखिलाफ बहुत सुकून से कहा था, तुम सारी उम्र भेजते रहो, मेरा यही जवाब होगा। वो सब लिहाजो मुरव्वत पल में फरामोश कर गई थी। तो फिर सुन लो, मैं भी बहुत बुरा करूँगा। वो गुस्से से वो फिर जब्त खो बैठा था। मेरी बला से जो कर चुके हो वो क्या कम अच्छा था। तंजिया हूँ, तंज भरपूर था। और मैं सारी उम्र यहाँ बैठी नवाज की तरह। सारी दुनिया अक्लमंद नहीं होती। नवाज तो मेरी सारी बात सुनकर खामोशी से रास्ता साफ कर गया था, मगर अगर आइंदा कोई भी चुपचाप इनकार नहीं करेगा। अभी तो सिर्फ नवाज बुरा बन रहा है, फिर तुम भी इन्वॉल्व हो जाओगी। क्या बर्दाश्त कर लोगी अपनी ज़ात की इस दर्जा जिल्लत तो रुसवाई? बेकसूर होते हुए भी अपनी ज़ात पर कीचड़ बर्दाश्त करोगी? ठंडे ठाड़ लहजे में गोया इंकशाफ हुआ था। अपनी जगह मजबूती से जमी नवीरा शशद्दत रह गई थी। क्या क्या बताया नवाज को? इसकी ज़बान लड़खड़ा गई थी। शारिक ज़मान को कुछ दर्जे सुकून मिला था। चलो अंदर की तपश कुछ हद तक इधर भी मुंतकिल तो हुई। वही जो इस रात हमारे दरमियान हुआ था। और कोई भी गैरतमंद इंसान एक लड़की को अपनाने की कभी गलती नहीं करेगा। नवाज ने बहुत अक्लमंदी का मुजाहिरा किया है। अब मेरे अलावा तुम्हें कोई नहीं अपनाएगा और यही मेरा मकसद था। अल्फाज थे या एटम बम। वो बेतासुर नज़रों से देखे गई थी। इसके दिमाग में साएं साएं होने लगा था। इसे लगा जैसे शारिक ने इसे आग में धकेल दिया। इससे पहले कि इस इंकशाफ पर इसके हवास सल्ब होते वो तिवरा कर गिर गई। धड़ाम से दरवाज़ा खुला था। शारिक आने वाला गुस्से से पिंगारा था। वो ताया के साथ आ तो गई थी, मगर इस दफ़ा पहले की तरह खुद को इस घर में सेट ना कर पाई थी। अली और फरा के साथ रवैया नॉर्मल था। ताया जान भी भरपूर मोहब्बत से पेश आ रहे थे। तायरा की अंदाज़ो एतवार भी वही थे। शोहर की वजह से जरिश का वजूद बर्दाश्त करने पर मजबूर थी, मगर अंदर ही अंदर खून खोल रहा था। हर पल दिल चाह रहा था कुछ कर गुजरे। इस उम्र में गुजरे लम्हों का हिसाब बेबाक कर दे। इसी तरह जिस तरह शाइस्ता ने इनकी हंसती मुस्कुराती ज़िंदगी में आग लगाई थी, और इस आग की चिंगारियाँ अब भी इनका दामन झुलसाती थी। वो रोज़ मर मर कर जीती थी और जी जी कर मरती थी, मगर बेबस थी। सईद अहमद सिर्फ शोहर ही नहीं, इनके बच्चों के बाप ही नहीं, कभी महबूब शोहर भी थे। और अब जैसे जैसे शाइस्ता की लड़की का तसव्वुर करती, बदन सुलगने लगता था, खून इंतकाम पर उतर आता था और बेबस हो जाती थी। इस उम्र में मलाल बढ़ने लगता था। कम उम्री की हिमाकत दिल का दर्द बनकर जख्म जख्म होती रही थी। अपने मलाल दिल दिखाने
अपना मलाल दिल दुखाने लगता था। वो हर लम्हा आबलापाई से गुजर रही थी कि सईद अहमद ने इन्हें अपना कर दुत्कारा नहीं, उम्र भर के लिए बेहैसियत कर दिया था। यह नुकसान इन्हें सुकून नहीं लेना देता था। जरीश रात को आई थी। सुबह नाश्ते पर इसके समान अहमद से सलाम दुआ हुई थी कि रात समान किसी मीटिंग में मसरूफ और रात लेट घर आया। समान अहमद तो इसे देखकर हैरान रह गया था। वो भी नजरें चुरा गई थी। कॉलेज जाना था। नाश्ते से फारिग होकर ताया के साथ दोनों कॉलेज को निकली थी। कॉलेज से वापसी पर सईद अहमद ने ड्राइवर भेज दिया था। हंसी मुस्कुराती जरीश को फराह के साथ वापस आते देखकर ताहिरा बेगम का दिल झुलसा गई थी। वो सारा दिन कमरे में बंद रही थी। इसे देखकर फिर बंद हो गई थी। अली के आमद पर तीनों बहुत अरसे बाद मिलकर खुश हुए थे। शाम के साय फैलने लगे थे। समान और सईद अहमद दोनों खिलाफ रूटीन कुछ जल्दी घर लौट आए थे। सईद अहमद आइसक्रीम का बड़ा पैकेट लाए थे। फराह तो देखकर खुश हो उठी थी। अजान फौरन जरीश के साथ मिलकर आइसक्रीम कपों में निकालने लगी थी। ताहिरा बेगम अभी तक कमरे में बंद थी। तुम्हारी माँ कहाँ है? सबको आइसक्रीम के कप थमाती फराह को देखा। कमरे में है। क्यों? आज खाना पकाने का कोई प्रोग्राम नहीं है? पता नहीं, आज इनका मूड कुछ ठीक नहीं है। मैंने एक दफ़ा पूछा तो फिर डांट दिया था। फराह के जवाब पर सईद अहमद चुप हो गए थे। साफ समझ रहे थे कि यह जरीश की आमद पर खामोश एहतजाज है। वो सर झटक गए थे। मायदा को कहो खाना तैयार करें। मायदा के साथ मिलकर फराह और जरीश ने खाना तैयार किया था। जरीश के ग्रेस को महसूस करते हुए समान ने ज़्यादा वक्त अपने कमरे में ही गुजारा था। खाना तैयार करके फराह और जरीश ने टेबल पर लगा दिया था। ताहिरा बेगम खाने के बुलावे पर भी कमरे से नहीं निकली थी। सामान समेत सब ने खामोशी से खाना खाया था। जरीश ये सब सिर्फ देख ही नहीं रही, बहुत महसूस भी कर रही थी। अब वो सिर्फ देखने और कुड़ने की बजाय खुली आंखों से हकीकत परखने की कोशिश में थी। पहले ही अपनी हमाकत से वो बहुत कुछ सह रही थी। ताहिरा बेगम को यह रवैया क्या मायने रखता है? इस सवाल ने इसके अंदर ऊधम मचा रखा था। खाने के बाद इसने चाय तैयार की थी। चाय सर्व करने की जिम्मेदारी इसने फराह के सपुर्द की थी। फराह सबको चाय सर्व करके ताहिरा बेगम की तरफ चाय खाने की ट्रे लेकर इनके कमरे में पहुंची थी। ऐसे मिजाज में इनका खाना पीना सब कमरे में ही होता था। फराह और जरीश अपने अपने कप लिए लौटाई। अम्मी का रवैया सिर्फ हमारी फैमिली के साथ ऐसा क्यों है? चाय पीते हुए फराह से पूछने से खुद को बाज ना रख पाई थी। तुम लोगों के साथ क्या, इनका अपनी फैमिली के साथ भी यही रवैया है? छोड़ो इस टॉपिक को, कोई और बात करो। फिर भी कोई तो वजह होगी ना, इतनी शदीद नफरत? ऐसा क्या जुर्म सरजद हो गया हमारे बड़ों से कि इनकी खता ताई अम्मी माफ़ करने को तैयार नहीं है? ये बड़े ही बेहतर जानते हैं। तुम सुनाओ, तुम समान भाई से क्यों ग्रेस कर रही हो? कहा भी इसने कहा तो ये बात टाल गई। मैंने तुम्हें मना किया था, हमारे दरमियान इस टॉपिक पर कोई बात नहीं होगी। जरीश ने इसे फौरन याद दिलाया था, बल्कि कुछ हद तक सख्ती और सर्दमोरी थी इस लहजे में। क्यों, आखिर क्या बुराई है समान भाई में? वो आज जरीश से इस टॉपिक पर तफसीली बहस करने के मूड में थी। फराह प्लीज़, वो तुम्हारे भाई हैं। मैं अपनी ज़ात में खुद मुख्तार हूँ। तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं मेरा गुनाह कितना नुकसान हो गया है। वो तो अपनी बात वाज़ा करके मुतमईन है, जबकि मैं किन अजाबों में मुब्तला हूँ काश तुम अंदाज़ा कर सकती। इस मसले को हल करना चाहती हूँ। ताया ज़ात तो एक तरफ, समान भाई के हवाले से भी तो मुझे किसी हद तक अजीज़ हो, तुम्हें शायद यकीन ना हो, इसीलिए तुम्हें मना कर रही थी। समान भाई सिर्फ ताया ज़ात ही नहीं, कज़न और सबसे बढ़कर एक भाई के रिश्ते से मोतबर तरीन हैसियत में रहे हैं। इन्होंने मुझसे जो अपनायत, मोहब्बत, बेतकल्फ़ी का रिश्ता बनाया था, इस रिश्ते ने हर पल मुझे सिर्फ सगे रिश्तों का एहसास दिलाया था। अब एकदम से बदलती हैसियत में कैसे कबूल कर लूँ? समान भाई बदल गए हैं, इनका मकाम मर्तबा बदल गया है। मैं लाख चाहूँ भी तो इनसे खफा नहीं रह सकती। इनसे खफा होना मेरे बस में नहीं है, मगर मैं अपनी ज़ात का दिफा करने में हक बजाने दूँ। ताई अम्मी की नफ़रत अब मेरी समझ में नहीं आ रही। इनकी कभी की कही गई बातें जो मुझे उलझाए रखती हैं, अब मेरी अकल की गिरहें खोल रही हैं। इन्हें जो खौफ है वो जिस तरह मेरी आमद पर कमरा नशीन हो जाती हैं। क्या मैं ज़रूर सूरत हाल का दुरुस्त तयन नहीं कर सकती? क्या अब भी तुम ये कहोगी कि मेरा रवैया, मेरा एहतजाज गलत है और समान भाई का ये अंदाज़ क्या बड़ा खुश उम्मीद है? जरीश ने बहुत संजीदगी से फराह पर अपनी बात वाज़ह की थी। फिर भी समान भाई तो तुमसे किस कदर फेर है। इन जैसे प्रैक्टिकल इंसान से किसी गैर जज्बाती इक़दाम की तवक्का महज हमाकत है। तुमसे वो बहुत मुखलिस हैं और फिर अब्बू भी यही चाहते हैं। तुम शायद इल्म नहीं, इन्होंने चचा जान से तुम्हारे मुतल्लिक बात कर रखी है। चचा जान महज अम्मी की वजह से चुप हैं और अब्बू खौफ ज़दा हैं।
ورنہ اب تک تمہاری اور سمان بھائی کی نسبت کا اعلان پورے خاندان میں ہو چکا ہوتا اور کیسرا خالہ جیسے لوگوں کا منہ بند ہو چکا ہوتا۔ سمان بھائی نے منع کر رکھا ہے محض امی کی ضد کی وجہ سے۔ میں تایا ابو اور ماما کے اصرار پر آئی ہوں اور چاہتی ہوں کہ یہ چند دن پرسکون اور آرام سے بسر ہو جائے۔ یہ ہمارے درمیان اس ٹاپک پر آخری گفتگو ہے۔ اس کے متعلق اب تمہاری درمیان مزید کوئی بات نہیں ہوگی۔ سمان بھائی سے اس ٹاپک پر بات ہو چکی ہے، وہ اپنی بات کہہ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ انہیں روک کر قبول کروں یا ان سے بدظن ہو جاؤں۔ میں ان کی طرف سے دل صاف کر چکی ہوں مگر اپنے رویے اب نارمل نہیں کر پاؤں گی۔ اگر میں اپنے جذبات میں بے بس ہوں تو میں بھی اپنی فیلنگز میں مجبور ہوں۔ میرے لیے اب بھی وہی سمان بھائی ہیں۔ ہاں، بے تکلفی کا رشتہ وہ خود اپنے اقرار سے ختم کر چکے ہیں۔ عزت میں ان کی ساری عمر کروں گی مگر سمان بھائی سے ہٹ کر انہیں کسی اور نگاہ سے دیکھنا بھی میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ اور بس فرح، سمان احمد کی پکار پر دونوں ہی چونکی تھی۔ نہ جانے وہ کب سے کھڑے تھے۔ اپنے عقب میں سمان احمد کو آتے دیکھ کر زرش ٹھٹکی تھی، بغور سمان کو دیکھا مگر کچھ بھی اخذ نہ کر سکی۔ تمہیں ابو بلا رہے ہیں، انہوں نے فرح کو پیغام دیا تھا۔ وہ فوراً الرٹ ہو گئی تھی۔ خیریت؟ کرسی پر ٹک گئے تھے۔ دوسری طرف زرش تھی۔ فرح جلدی سے اٹھی اور زرش چونک کر سیدھی ہوئی تھی۔ تیزی سے اٹھ کر اس نے فرح کے عقب میں جانا چاہا تھا مگر جھٹکے سے رک گئی تھی۔ رکو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ فرح جا چکی تھی۔ زرش نے بے بسی سے اسے جاتے دیکھ کر جھٹکے سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ میرا خیال ہے ہمارے درمیان اچھی خاصی بات چیت ہو چکی ہے، اب کچھ بھی کہنا فضول ہے۔ بہت رکھائی سے اس نے کندھے اچکائے تھے۔ سمان احمد نے بغور دیکھا۔ اپنی ذات پر بہت پر اعتماد انداز تھا۔ سمان احمد متاثر ہوئے۔ بیٹھو تو صحیح۔ اسے اس طرح کھڑے ہوتے دیکھ کر سمان احمد نے نرمی سے کہا تھا۔ سمان احمد کے لہجے کی نرمی محسوس کر کے وہ خاموشی سے کرسی پر ٹک گئی تھی۔ بہرحال سمان احمد سے اسے اتنی حیا تو تھی ہی۔ جی کہیے۔ اندازہ ایسا تھا کہ جیسے اگلے ہی پل اٹھ کر بھاگ جائے گی۔ سمان احمد مسکرا دیا تھا۔ مجھے علم نہیں تھا میری ذات سے متعلق یہ انکشاف تمہارے اندرونی اور بیرونی صفات کو اس قدر خیر کن کر دے گا، عقل پر خوشگوار اثر ہوگا۔ آئی لائک اٹ۔ زرش تو بد سے رہ گئی تھی۔ خفا ہو کر سمان کو دیکھا۔ سمان احمد کے چہرے کے دلنشین بھرپور مسکراہٹ اس کی شخصیت کو چار چاند لگا رہی تھی۔ وہ فوراً نظریں چرا گئی تھی۔ مجھ پر طنز کر رہے ہیں؟ وہ حقیقتاً برا مان گئی تھی۔ بالکل نہیں، تمہیں سراہ رہا ہوں۔ ویسے عقل کے علاوہ اور کیا کیا نکھرا ہے؟ انداز ذرا بھی سنجیدہ نہ تھا۔ زرش نے شکایت بھری انداز میں سمان کو دیکھا تھا۔ اسے مکمل یقین تھا کہ سمان احمد نے اس کی فرح سے گفتگو سن لی۔ آپ کو اندازہ ہے تائی جان کو جب علم ہوگا کہ کس قدر برہم ہوگی، فوراً میرا داخلہ اس گھر میں بند کر دیں گی۔ پہلے ہی میری ذات ان کے لیے وجہ تنازع رہی ہے اور اب وہ جو بھی کریں وہ کم ہے۔ سمان احمد کی غیر سنجیدگی سے سخت اذیت سے دوچار کر رہی تھی، اسی لیے تلخی سے باور کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے، میری سب طرف نظر ہے، امی کے مزاج اور ارادوں سے بہرحال باخبر ہوں میں چاہتا ہوں ان دو محاذوں میں لڑنے کے بجائے مجھے تمہیں قائل کروں اور پھر امی کو۔ کچھ غلط فہمیاں ہیں جنہوں نے ان رنجشوں کو بڑھاوا دیا ہے، ورنہ وہ دل کی بری تو کبھی بھی نہیں ہے۔ انا و خودداری کے مسئلے میں جنہوں نے امی ابو کو اپنی بات پر قائم رہنے پر مجبور کر دیا، اور وجہ کیسرا خالہ جیسے لوگ اتنے پاورفل نہیں ہوتے کہ گھر بکھر جائیں۔ جہاں تک امی کے رویے کا سوال ہے، اس جانب تمہیں میری مدد کرنا ہوگی۔ میں دونوں خاندانوں میں حائل رنجشوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ کیا مدد نہیں کرو گی میری؟ کروں گی مگر اس طرح کبھی نہیں جس طرح آپ چاہتے ہیں۔ سر جھکائے کرسی کے بازو پر انگلی پھیرتے ہوئے اس نے کہا، میرے لیے تمہارا مان جانا ہی کافی ہے۔ میں اپنے جذبوں میں سچا ہوں۔ مجھے یقین ہے وہ صبح ضرور طلوع ہوگی جب دلوں میں رنجشوں کے بجائے محبتوں کے سمندر موجزن ہوں گے۔ رہا تمہارے مجھے رد یا قبول کرنے کا سوال، تو مجھے یقین ہے میں بہت جلد تمہارے دل تک رسائی حاصل کر ہی لوں گا۔ سمان احمد اس قدر واضح براہ راست گفتگو سے وہ سٹپٹا گئی تھی۔ اس نے سختی سے ہونٹ دانتوں تلے دبائے تھے۔ اسے اندازہ نہیں تھا وہ کب کوئی ایسی بات کہہ دے گا۔ بھول ہے آپ کی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ سمان احمد نے رات کے اندھیرے میں لان میں چلتی ہوئی ٹیوب لائٹ کی روشنی میں اس کا چہرہ دیکھنا چاہتا مگر وہ چہرہ موڑ گئی تھی۔ سنو، وہ بھاگنے کو تھی جب پکار بھول نہیں، یقین راسخ ہے۔ پہلے تو تم لا علم تھی تو میری پوری کوشش ہوتی کہ تم لا علم ہی رہو، مگر اب بات کھلی گئی ہے تو وقت حالات کو اپنے بس میں کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ بس آج
कल मैं अब्बू से साफ बात करूंगा। जरिश ने बेहद घबरा कर पलट कर समान अहमद की शक्ल देखी थी। और मेरा नहीं ख्याल चचा जान को कोई एतराज़ होगा। अगर ऐसा कोई एतराज़ है भी तो इन्हें कायल करना मेरे लिए मुश्किल नहीं रहा। अम्मी का सवाल तो एक उम्र पड़ी है इनको राज़ी करने के लिए। वो मेरी माँ है और माँ कभी औलाद की खुशी का कत्ल नहीं करेगी। मेरा ख्याल है तुम अब अपना माइंड तब्दील करना शुरू कर दो तो सहूलत रहेगी। समान इसके सामने आ खड़ा हुआ था। वो बेयकीनी से बोली थी, नहीं आप ऐसा नहीं करेंगे। समान अहमद की बातों ने इसके होश उड़ा दिए थे। वो फौरन इनकारी हुई थी। क्यों? मैं सारी उम्र तुम्हारी राज़ी होने का इंतज़ार नहीं कर सकता। तुम्हें राज़ी करने मनाने को उम्र पड़ी है। असल मसला तो अम्मी का है और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। प्लीज़ नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। समान अहमद की दो टोक अंदाज पर जरिश को रोना आने लगा था। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? मैंने आपको हमेशा समान भाई ही समझा है, कभी किसी और निगाह से नहीं देखा। वो बस रो देने को थी। समान अहमद ने मुस्कुराकर एक दो कदम मजीद बढ़ाए थे। तो अब देख लो, ठीक है, दिलों के मामले में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती, मगर दिल में मेरे लिए गुंजाइश तो है ना। बस रिश्ता बदलने की देर है। और मेरा ख्याल है रिश्ता बदलने से तुम्हें मुझे समान अहमद की निगाह से देखने में काफ़ी सहूलत होगी। जरिश की कुछ समझ भी नहीं आ रहा था तो हाथों में चेहरा छुपाकर रो दी। वो समान अहमद को अपना मुद्दे नज़र समझाने से कासिर थी। मुझे मजबूर ना करें, मैं बेबस हूँ। बहुत तकलीफ हो रही है मुझे आपके अल्फाज से, रोंदी आवाज़ में इसने कहा। तो समान अहमद ने बहुत आहिस्ती से इसके सर पर हाथ रखकर बाएं हाथ से इसके हाथों को चेहरे से हटाया था। रोता चेहरा रात के इस पहर मध्यम रोशनी में दिल पर कयामतें बर्पा कर रहा था। पहले तो जरिश की लाइल्मी की वजह से समान ने खुद को कभी बेबस नहीं होने दिया था, मगर अब दिल को क्या कुछ ना हुआ था। मगर मैं मजबूर हूँ जरिश, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। हालात मेरे हक में नहीं हैं, मगर इससे पहले के हालात बस से बाहर हो जाए मैं कोई तदबीर करना चाहता हूँ। तुम पर ज़बरदस्ती नहीं है, आखिरी फैसला तुम्हारा ही मुकद्दम होगा, मगर मुझे रद्द नहीं करना। जज्बे इंसान को हराते हैं। तुम अपने दिल को समझाओ, ये इतना मुश्किल अमर नहीं है। मैं ज़िंदगी के हर मोड़ पर तुम्हारी ढाल बनूंगा। मुझ पर यकीन करो, तुम पर कोई आंच नहीं आएगी। अम्मी की नापसंदीदगी वक्ती है, इंशाल्लाह इनको कायल कर लूँगा। तुम मुझे इज़्न सफ़र दो तो सही, मुझ पर एतबार करो तो सही। मेरा वादा है तुमसे कभी नाउम्मीद नहीं होगी। समान अहमद अपने इसी मखसूस बुर्दबार मुतहम्मिल मिजाज से इसे कायल करने की कोशिश में मसरूफ़ था। और जरिश रोना धोना भूलकर खाली ज़हनी से समान अहमद की तरफ देख रही थी, इनकी बातों का मतन समझने की कोशिश कर रही थी। नबील ने गुस्से से शारिक जमान की तरफ बढ़ते देखकर नवेरा के मुअत्तल अल्फाज और बेकाबू हुए थे। नबील भाई, वो हलक के बल चिल्लाई थी, मगर नबील ने एक ही झस में शारिक जबान का गिरबान थामा हुआ था। तुम इतने घटिया जलील हो सकते हो, मैं सोच भी नहीं सकता था। नबील भाई शारिक जमान पर पल पड़े थे। नबील, हद में रहो, हाथ मैं भी उठा सकता हूँ। गिरबान झंझोड़ने पर शारिक भी आपे से बाहर हुआ था। हाथ उठाओ। उठाते क्यों नहीं हो? मेरी बहन को बेसहारा लड़की ना थी, इतनी कुछ इसके साथ करके भी मेरे ही घर में खड़े मुझे धमकियां दे रहे हो। मैं कत्ल कर दूंगा तुम्हें। नबील का बस नहीं चल रहा था। वाकई शारिक जमान का गला दबा दे, बुरी तरह इसका गिरबान खींचा था। शारिक जैसा मजबूत दिल डोल वाला इंसान लड़खड़ा गया था। वो तो नबीला ने इतला दी थी कि शारिक नवेरा से मिलने आया है। वो फौरन कमरे से नवेरा के कमरे की तरफ आए थे, मगर यहाँ तमाम हकीकत से आगाही के बाद नबील का बस नहीं चल रहा था। खड़े खड़े शारिक जमान को जिंदा दरगोर कर दे। नवेरा जो पहले ही आवाज़ खो रही थी, दोनों को गुत्थम गुत्था देखकर आगे बढ़ी। नबील भाई, आवाज़ कहीं हलक में ही अटक गई थी। नवेरा तिफरा कर फर्श पर गिरी थी। नवेरा को गिरते देख नबील शार्क वहीं छोड़कर इसकी तरफ बढ़ा था। वो मुंह के बल गिरी थी, होंठ फटा था, पूरा चेहरा खून से रंगीन होने लगा था। शारिक सब कुछ देख रहा था। नबील ने नवेरा को सीधा किया तो खून देखकर इससे हवास बेकाबू हो गए। नवेरा, इसने बेहोश वजूद को झंझोड़ डाला। नबीला भाभी, हलक के बल चीखा था। नबीला भाभी भागी आई, मगर अंदर की सूरत हाल देखकर इनके हाथ पैर फूलने लगे। क्या हुआ है इसको? नबील ने कहर आलूद निगाह शारिक पर डाली, जो खुद गुमसुम अंदाज में नवेरा की तरफ देख रहा था। नबीला, इसे कहूँ यहाँ से चला जाए, वरना 1 मिनट की देर किए बगैर मैं इसे कत्ल कर दूंगा। नवेरा कोई बेआसरा कमज़ोर लड़की नहीं है। अब ये बात ख़ानदानी इज्जत की है। नवाज से तो निपट लूंगा, सबसे पहले इस शख्स को मौत के घाट उतारूंगा। नवेरा को उठाकर बिस्तर पर डालते नबील के अंदर गैज़ो गज़ब के उबाल उठ रहे थे। गैरत पर बन आई थी। बात कोई छोटी ना थी। हैं, क्या हुआ है? नबीला, जो असल सूरत हाल से बेखबर थी, हक्का बक्का रह गई। इज्जत पर तो जाने कुर्बान कर दी जाती हैं, और ये शख्स अपने ही खानदान की इज्जत को बर्बाद कर रहा है। लानत है तुम पर, दफा हो जाओ, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा।
نبیل نے اشتعال سے آگے بڑھ کر شارق زمان کو باہر کی طرف دھکیلا تھا۔ نبیلہ تو نبیل کے الفاظ سن کر ہی گمسم ہو گئی۔ نبیل کے ساتھ شارق زمان کا رویہ دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ نویرہ کی بے ہوشی، نبیل کے تیور اور شارق کا انداز، وہ کچھ بھی نہ سمجھ کر بہت کچھ سمجھ گئی تھی۔ نبیل تم اچھا نہیں کر رہے، مجھ پر ہاتھ اٹھا کر اچھا نہیں کر رہے۔ اس قدر ذلت پر شارق زمان بھی بے قابو ہوا تھا، انگلی اٹھا کر دھمکی دی تھی، شکر کرو زندہ سلامت تمہیں دفع کر رہا ہوں، ورنہ گلا دبا دوں گا تمہارا تو وہ بھی کم ہے۔ نبیلہ آگے بڑھ کر نویرہ کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگی۔ دیکھ لوں گا تمہیں اور تمہاری بہن کو بھی۔ نویرہ احسان اب صرف میری ہے، سن لو تم۔ غصے سے پنگارتے وہ تیزی سے وہاں سے نکل گیا تھا۔ نبیل نے انتہائی بے بسی اور تکلیف سے دیوار پر مکہ مارا تھا۔ سمان احمد کی باتوں سے ذہنی خلفشار ایک دم بڑھ گیا تھا۔ عقل کے معاملے میں وہ پہلے ہی خاصی کم تھی، اوپر سے سمان احمد کی باتیں اسے ذہنی چوکے لگا رہی تھی۔ وہ گمسم ہو کر رہ گئی تھی۔ تایا کے ہاں آئے 5واں دن تھا۔ اس نے بارہا جانے کی کوشش کی تھی مگر تایا جان ہر بار منع کر دیتے تھے۔ دوسری طرف شائستہ بیگم فون پر فون کر رہی تھی مگر سعید احمد ہر بار ٹال جاتے تھے۔ سمان احمد کی طرف سے وہ اب خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہ تو تائی امی کی کڑی نگاہوں سے ہمہ وقت خائف رہتی تھی۔ وہ کھلنڈر سی شوق چنچل زرش کہیں کھو گئی تھی۔ اتوار کا روز تھا، اس کو یقین تھا کہ آج تایا جان اسے واپس جانے دیں گے۔ اس نے اپنا بیگ تیار کر کے رکھ لیا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کچھ بھی ہو جائے وہ اب مزید یہاں ٹھہرنے والی نہیں۔ طاہرہ بیگم کے تیور اب اسے مزید کسی بھی طرح برداشت کرنے والے نہیں تھے۔ ناشتے سے فارغ ہو کر ابھی معمولات شروع بھی نہیں ہوئے تھے کہ صبح صبح کیسرا خالہ آ گئی۔ زرش کو دیکھ کر حیران تھی۔ باتوں ہی باتوں میں ہزار ہا تانے طنز پروئے تھے۔ کوئی اور وقت ہوتا تو زرش دو بدو جواب دیتی مگر بغیر کسی بد مزاجی کے وہ خاموشی سے فرح کے ساتھ مل کر اس کا ہاتھ بٹانے لگی۔ سمان احمد ناشتے کے بعد اپنے کمرے میں بند تھے جبکہ سعید احمد ناشتے کے بعد کہیں باہر نکل گئے تھے۔ انہیں دراصل صبح صبح کیسرا کی آمد ایک آنکھ نہ بھائی تھی۔ انہیں یقین تھا یہ عورت کچھ کہنے سے کبھی باز نہیں رہے کہ جواباً وہ بھی برہم ہوں گے۔ وہ حفظ ما تقدم کے طور پر منظر سے غائب ہو گئے تھے۔ فرح نے اسے لاؤنج سے کچھ پینٹنگ لانے کو کہا تھا جو اس نے کل ہی علی کے ہاتھ منگوائی تھی۔ لاؤنج میں ہی ایک کونے میں رکھی ہوئی تھی۔ وہ ان کو اپنے اور علی کے کمرے میں سجانا چاہتی تھی۔ تمہاری بھی عقل گھاس چرنے گئی ہوئی ہے، آگ اور پانی کا کھیل شروع کر رکھا ہے گھر میں۔ تم ساری عمر عقل سے کام نہ لینا۔ تمہیں تو چاہیے تھا پہلی فرصت میں اس چٹانگ بھر کی لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر چلتا کرتی۔ کسرا بیگم کی پاٹدار آواز نے زرش کے قدموں میں زنجیر ڈال دی تھی۔ تو کیا کروں، میری جان مصیبت میں ہے۔ سعید احمد تو جان بوجھ کر مجھے ضد دلا رہے ہیں، جان بوجھ کر اسے لائے تھے۔ اب انہیں پتہ ہے میں ناراض ہوں مگر واپس نہیں بھیج رہے۔ اپنے بہن بھائی سے متعلق سعید احمد کا رویہ تو ساری عمر یہی رہا ہے، تم ہی جم جایا کرو، جوان اولاد کی ماں ہو، ایک بچہ مرد کو دے کر عورت قدم جما لیتی ہے اور تم ابھی تک اسی حال میں ہو۔ ساری عمر پھونک دی تم نے، ایک مرد قابو نہ کیا۔ کیسرا خاتون کا انتہائی برہم ہتک امیز انداز بہت توہین امیز تھا۔ زرش گمسم ہو گئی۔ تو کیا کروں، بچھ جاؤں اس مرد کے قدموں میں؟ میں تو یہ بھی کر لوں اگر یقین ہو کہ میرے لیے عام معافی کا اعلان کر دیں گے۔ رات تو انہوں نے حد کر دی، صاف کہہ دیا کہ ان کے ساتھ جا کر سعود سے رشتے کی بات کروں، لڑکی یہاں بٹھا رکھی ہے اور رشتہ اس کے ماں باپ سے ناک رگڑ کر مانگوں۔ زرش کو اپنے اعصاب سخت مزاحمت کا شکار محسوس ہو رہے تو نوبت یہاں تک آ گئی ہے، اتنا کچھ ہو رہا ہے اور تم نے مجھے فون تک نہ کیا۔ کیسرا خالہ حیران تھی۔ فرح اور علی اب بہت نوٹ کرنے لگے ہیں، اسی لیے کال نہیں کرتی، پھر میں آپ سے روبرو بات کرنا چاہتی تھی، اسی لیے آج آپ کو بلایا ہے۔ اچھا، اور یہ سامان کیا کہتا ہے؟ کافی عرصے سے تم نے کوئی تذکرہ نہیں کیا، دماغ سے اس کے عشق کا بھوت اترا کہ نہیں؟ یا پھر یہ نیا شوشہ صرف سعید احمد کا چھیڑا ہوا ہے؟ یہی تو بتانا چاہ رہی ہوں آپ کو اب کہ یہ سارا کھڑاک ہی سامان کا پھیلایا ہوا ہے۔ زرش یہاں ہے، میں سائے کی طرح اس کے پیچھے ہوں۔ سامان بہت زیادہ سنجیدہ ہے، اس نے شاید کل پرسوں باپ سے بات کی تھی۔ اس کی شے کا نتیجہ ہے کہ سعید احمد مجھ پر زور دے رہے ہیں، سامان اس حد تک چلا جائے گا۔ اور زرش کیا کہتی ہے؟ تعجب امیز انداز میں سوال کیا ہے۔ جھوٹ کیوں کہوں؟ غصہ اور ناراضگی ایک طرف، زرش تو سامان کی پیش قدمی پر مسلسل انکاری ہے، مگر کب تک؟ جب سعید احمد اس کے باپ کو مجبور کریں گے اور ماں باپ راضی ہوں گے تو لڑکی کیسے نہیں مانے گی، اور لڑکا بھی اگر میرے سامان جیسا ہیرا ہو تو؟ یہ خوب بتا رہی ہو تم، نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے اور میرا کیا ہوگا؟ تم نے تو مجھے زبان دے رکھی ہے۔ فوزیہ کے ابا تو اپنی بہن کی محبت میں دبلے ہو رہے ہیں، میں ہی زور دے رہی ہوں، وہ اب راضی تھے اور تم یہ خوب کہی۔ میں تو ذلیل ہو جاؤں گی ساری سسرال میں۔ ان کے لہجے میں زمانے بھر کی بے چارگی در آئی تھی۔
तो आप ही बताएं मैं क्या करूं। मैं तो सोच सोच कर रहा रही हूँ। मुझे तो लगता है ये मसला गले की हड्डी बनता जा रहा है, जो ना निकली जा रही है और ना उगली। ताहिरा बेगम रोने लग गई थी। रोने से मसले हल नहीं होते, अकल का इस्तेमाल करो। अच्छा ये बताओ, सामान का जरी से रवैया कैसा है? मेरा मतलब है लड़की लड़का का आमने सामने हो, जो जवान हो तो हजार हा किस्से कहानियां बनने को तैयार होती हैं। तुम कह रही थी तुम साय की तरह जरिश की निगरानी करती हो, कुछ तो देखा और महसूस किया होगा। जरिश का जी चाहा वो 1 सेकंड की ताखीर किए बगैर अंदर जाए और केसरा खाला का मुंह नोच ले। इतनी घटिया बात! इसका शर्म से मरने को जी चाह रहा था। वो कम अकल जरूर थी, मगर अब इतनी बच्ची भी नहीं थी कि गुफ्तगू का ये मतन समझ ना पाए। आपा खुदा को माने, सामान जरिश की तरफ इन्वॉल्व जरूर है, मगर वो मेरा बेटा, हर दर्जा इखलाकियात की पासदारी करने वाला। जैसा आप सोच रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। और जहां तक जरिश की बात है, वो कम उम्र लड़की, जिस तरह सामान इसे कायल करने में लगा हुआ है, किसी कच्चे ज़हन की मालिक होती तो अब तक कायल हो चुकी होती। मैं अब शाइस्ता को जानती नहीं। बेटियां माँ का परत्तू होती हैं। हादिया और नौशी को देखा नहीं आपने? फिर भी तुम्हें चाहिए कि निगाह रखो। ताहिरा बेगम के भरपूर दिफा पर इन्होंने घिसिया कर ताकीद की थी। हाँ, निगाह तो रख रही हूँ। आपा कोई हल बताएं, ये सारा किस्सा भी निबट जाए और बात भी बनी रहे। ये तय है, मैं जीते जी शाइस्ता की औलाद के लिए कभी हाँ नहीं कहने वाली। जरीश, जो अपने मुतल्लिक इनकी कुछ मुस्बित सोच सुनकर पुरसुकून हुई थी, इसके लहजे की तलखी और नफरत महसूस करके फिर रंजीदा हो गई। तो सही है ना? तुम हाँ भी क्यों कहो? सईद अहमद को एहसास करना चाहिए अब तुम्हारा। इस उम्र में ये जिद, ये अनाजस्ती नहीं है इसे। सुनो ताहिरा, तुम अब भी वही करो जो शाइस्ता को इस घर से निकालने के लिए तुमने किया था। सारा खानदान तो नहीं, मगर बहुत से लोग सऊद अहमद के अलहदा होने की वजह जानते तो हैं। कौन असल हकीकत जानता है? जो मैं तुम बताएंगे वही समझेंगे ना। तुम सारी उम्र भी इनकार करो तो सईद अहमद की जिद नहीं टूटने वाली, जबकि समान अहमद भी राजी है। तुम खामोशी से वही खेल खेलो। सईद अहमद की जिद टूटे या ना टूटे, सऊद अहमद कभी समान के लिए हाँ नहीं करेगा। इतनी अना है इस शख्स में, और बीवी भी अकड़ जाएगी। हादिया वाला मामला तो तुम अच्छी तरह जानती ही हो। अब के जरिश के कुछ पल्ले नहीं पड़ा था, ताहम वो कुछ उलझ जरूर गई थी। खुदा के लिए आपा, अब मैं ऐसे किसी भी मशवरे पर अमल नहीं करने वाली। उस्मान तो ऐसा खफा है मुझसे कि इस्लामाबाद जा बसा है। मेरा तो दिल जल गया है। सईद अहमद या फरा और अली की पैदाइश के बाद थोड़ी बहुत ध्यान देने लगे थे, इससे भी गए। फिर ये तो भुगतान होगा, कोई और हल निकालें। लो, तुम्हारा भी कोई जवाब नहीं। देवरानी से उलझी बैठी हो और मुझे कहती हो ऐसे मशवरे पर अमल नहीं करूंगी, तो फिर काहे को एतराज़ है जरिश के लिए? सीधे से जाओ, नाक रगड़ कर माफ़ी मांग कर देवर से रिश्ता मांगो। शायद इस उम्र में सही सईद अहमद को भी रहम आ जाए तुम पर। वो तंज करने से बाज नहीं आई थी। आपा, खुदा के लिए तंज ना करें। इस बुरे वक्त में आप ही तो आसरा हैं। किससे अपना दुख कहूँ? जिससे भी बात करती हूँ सब कहते हैं मेरा अपना कसूर है, और अब आप भी मुझे ही जिता रही हैं। पहले भी तो आपने ही मशवरा दिया था। क्या फ़ायदा शाइस्ता लोगों के जाने का? मेरी अपनी औलाद ही मुझसे बदजन हो गई। अब समान का रद्द-ए-अमल मैं सह नहीं सकूंगी। ताहिरा बेगम बाकायदा रो रही थी। देखो ताहिरा, ये दुनिया ऐसी ही है, अपना मतलब निकालने वाली। तुम भूल गई हो वो वक्त जब शाइस्ता की इल्ज़ाम तराशियाँ सुनकर सईद अहमद ने तुम्हें घर से निकाला था? बच्चे तक छीन लिए थे। सामान छोटा सा था। तब यही शाइस्ता सबकी आंखों का तारा बनी हुई थी। इस वक्त जो शाइस्ता ने किया था वो बहुतान नहीं था क्या? तुम तो रहने ही दो। आपके मैं बोलूँगी मौका मिलने पर। बुरे को बुरा ही अंजाम मिलता है। फिर काहे को फिक्रमंदी? तब शाइस्ता को हया ना आई थी जो अब तुम इसकी बच्चियों की हया करोगी? ये दुनिया मतलब की है, अपना मतलब निकालो। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगलियां टेढ़ी करनी पड़ती हैं। कुछ नहीं करेगा समान अहमद, वो उस्मान की तरह नहीं है। इसे तुम्हारा बड़ा ख्याल है। रह गई सईद अहमद की बात, वो पहले कौन सा तुम्हें सुखी रख रहा है जो अब तुम्हारी तरफ होगा? न जाने क्या बात थी। बहुत कोशिश के बावजूद जरिश ना समझ पाई। अंदर अब धीमे सुरों में गुफ्तगू हो रही थी। जरिश कोशिश के बावजूद एक लफ्ज़ ना सुन पाई थी। वो इंतहाई मलाल और अजियत का एहसास लिए बगैर अंदर वापस पलटी थी, मगर फरा को अपने अकब में खड़े देखकर रुक गई थी। तुम? फरा के अंदाज से लग रहा था वो काफ़ी देर से खड़ी थी और बहुत कुछ सुन चुकी थी। हाँ, तुम्हारा इंतजार करते तुम्हें ही तलाश करने निकली थी। वो ऐसे जवाब दे रही थी जैसे अंदर चली गई थी। तस्वीर लेकर वो वापस आई तो जरिश वहीं खड़ी थी। फरा का चेहरा सुर्ख अंगार धुआं धुआं हो रहा था। सुनो जरिश, तुम्हें अलग रहने की ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ कमरे में चलो, मेरे साथ ही रहना। अब्बू आते हैं तो इनके साथ वापस चली जाना। जरिश इस हिदायतनामे पर ठनकी थी। क्यों, खैरियत? तुमने भी अंदर की बातें सुनी हैं?
हाँ, और प्लीज़ अब यहाँ से हटो। केसरा खाला के सामने जाने की ज़रूरत भी नहीं है, चलो मेरे साथ। वो इसे लिए अपने कमरे में आ गई थी। कमरा नए सिरे से तरतीब दिया जा रहा था। फरा के साथ दोबारा हाथ बटाती रही थी, मगर जो कुछ भी सुन चुकी थी वो इसे मुसलसल उलझाया जा रहा था। फरा बहुत गुमसुम और खामोश थी। जरिश का कई बार जी चाहा कि इससे पूछे, बात करें, ऐसा क्या करना चाहती हैं केसरा खाला जो पहले ही किया जा चुका है। वो बहुत ज़हन पर जोर देने के बावजूद भी कुछ भी समझने में कासिर थी। वो कैसरा खाला के शैतानी दिमाग तक रसाई हासिल करने से कासिर थी। तायरा बेगम की चंद बातें इसके दिलो दिमाग का क्लिक कर रही थी। कैसरा बेगम से अच्छाई की तवक्का अब बस थी। वो इन औरतों में शामिल थी जो दूसरों का घर बर्बाद करने में माहिर होती हैं। बाकी वक्त वो फरा के साथ ही लगी रही। इसका ख्याल था कि दोपहर को घर चली जाएगी, मगर ताया अबू वापस नहीं लौटे थे। जाने को वो अली के साथ भी जा सकती थी, मगर सईद अहमद की इजाज़त से जाना चाहती थी। दोपहर का खाना ताहिरा बेगम ने ही तैयार किया था। फरा अपने कमरे में सारा वक्त रही थी और इसने जरिश को भी कमरे से निकलने नहीं दिया था। क्यों? दोनों खाना खाने के बाद कमरे में आई थी। अब के जरिश घर फ़ोन करके मामा से बात करना चाह रही थी, इसीलिए इसने बाहर निकलना चाहा था। फरा के कमरे में जो एक्सटेंशन होता था वो अब गायब था। वो लाउंज में जाकर कॉल करना चाहती थी, मगर फरा ने रोक दिया। अम्मी और खाला की बातें तुमने भी सुनी है, और अपनी खाला को मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। शैतानी ज़हन की मालिक है वो। मुझे नहीं पता इन्होंने या अम्मी ने इससे पहले उस्मान भाई या चची जान के साथ ऐसा क्या किया है कि नौबत यहाँ तक आ गई है, मगर अपनी माँ को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। कैसरा खाला का इन्हें अपने किसी भी घटिया प्लान में शामिल करना और जहनी तौर पर तैयार करना बाएं हाथ का खेल है, और हमारी अम्मी कैसरा खाला की हर बात पर जायज़ व नाजायज़ आंखें बंद करके अमल करती हैं, चाहे इससे नुकसान इनकी अपनी औलाद का ही क्यों ना हो। बहुत जहरखंद और तल्ख लहजा था। फिर भी वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगी? मुझसे उलझ पड़ेंगी, बुरा भला कह लेंगी, इससे क्या होगा? तुम्हें ज़्यादा ही शौक है खुद को तजर्बों की बेंच चढ़ाने का, तो बज़िद्दे शौक बाहर जाओ। फिर मुझे ना कहना कि मैंने समझाया नहीं था। अपनी माँ और खाला की फितरत से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ मैं। इनसे किसी भलाई या अच्छाई की तवक्का अबस है। कैसरा खाला किसी की बर्बादी का तो सोच सकती है, मगर किसी के फ़ायदे का नहीं। वो मास्टरमाइंड है और अम्मी के लिए कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है। जरिश खामोशी से वापस बिस्तर पर बैठ गई थी। 3 बजे तक कैसरा बेगम की वापसी और सईद अहमद की आमद के कोई इम्कान ना थे। कमरे में बंद रह रहकर जरिश उकता सी गई थी। 4 बजे के करीब फराज शाम की चाय का एहतमाम करने कमरे से बाहर निकली तो वो भी साथ हो। चाय दम पर थी जब सईद अहमद की आमद हुई। जरिश ने इनसे वापसी की बात की थी। खिलाफ मामूल वो मान भी गए थे। इन्होंने मगरिब के बाद चलने को कहा था। जरिश ने सुख का सांस लिया था। वो एकदम जैसे हल्की फुल्की हो गई थी। वो जिंदगी में पहली दफ़ा इस घर से घबरा रही थी, वरना इस घर में आकर तो इसकी रूह को करार आ जाता था। सईद अहमद अपने कमरे में चले गए थे। वो वापस किचन की तरफ जाने लगी थी जब कैसरा को देखकर इसके कदम थमे थे। इसके अंदर एक नफरत से सर उठाने लगी थी। सुनो, जरा सामान को इसके कमरे से तो बुला लाओ, मैं वापस जा रही हूँ, मुझे छोड़ है। जरिश के चेहरे पर बरहमी के असरात बहुत वाज़ह थे। इसके बावजूद कैसरा खाला ने इसे हुक्म दिया था। जरिश का जी चाह रहा था धड़क कर इनकार करते। वो तो मर कर भी ऐसे लोगों से लिहाजो मरवत की कायल ना थी। न जाने इतना कुछ सुनने के बावजूद कैसे अब तक चुप थी। तो ये बात आप इनसे खुद भी कह सकती हैं। वो अपने घर वापस जा रही थी और वापस जाकर सबसे पहले शाइस्ता बेगम को सारी सूरत हाल से बाखबर करना चाहती थी। वो दिल में ये तहिया कर चुकी थी कि इसीलिए वो कदरे मुतमईन और पुरसकून थी, पुरएतमाद अंदाज था। कैसरा बेगम ने बगौर इसे देखा। तुम कह दोगी तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? जाओ शाबाश, इसे बुला दो। वैसे भी मैं कह तो चुकी हूँ। वो कपड़े चेंज करने गया क्या कह रहा था, अभी तक नहीं लौटा। जाओ इसे कह दो मैं इंतज़ार कर रही हूँ। खिलाफ मामूल वो बगैर बुरा माने कुछ मोहब्बत और नरमी से मुखातिब थी। जरिश उलझ गई थी। वो इस औरत को समझने से कासिर थी। ये रूप किसी सिलसिले की कड़ी था। वो जब से यहाँ आई थी एक बार भी सामान के कमरे में नहीं गई थी और अब वो झिझक रही थी। जाओ इसे बुला लाओ, देर हो रही है, घर से कॉल पर कॉल आ रही है। अपने मोबाइल को देखते हुए इन्होंने इसे टोक दिया था। जरिश शशोपन में पड़ गई थी। जाने से पहले वो खुद भी समान अहमद को जिता देना चाहती थी कि वो चाहते हैं वो कभी मुमकिन नहीं। पहले शायद मामा पापा के इकरार पर वो मान भी जाते, मगर अब कैसरा खाला और ताहिरा बेगम की बातें सुनने के बाद ऐसा मुमकिन नहीं था। ये इसका कतई फैसला था। कैसरा खाला इसके चेहरे के तासरात नज़र में रखे हुए थे। जरिश इन्हें नज़रअंदाज किए समान अहमद के कमरे की तरफ बढ़ी। ना ही ये घर इसके लिए अजनबी था और ना ही समान अहमद। सबसे बढ़कर वो अपनी ज़ात पर एतमाद करने वाली लड़की थी। पहले भी समान की यही ज़ात थी और अब भी। फ़र्क सिर्फ एक इकरार से पड़ा था। वो अपनी जगह मजबूत थी। ये इत्मीनान इसके कदमों को मजबूती दिए हुए था। मुझे किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। दरवाजे के पास रुककर इसने खुद को हौसला दिया था और फिर पलट कर देखा था। राहदारी में खड़ी कैसरा अभी भी इसे ही देख रही थी। इसने
तन से इन्हें देखा था। इसने दस्तक देने के लिए हाथ उठाया, मगर सिर्फ केसरा खाला को चिढ़ाने के लिए इसने बगैर दस्तक दिए अंदर कदम रख दिए थे। अगले ही लम्हे इसे दस्तक ना देने की हमाकत का खमियाजा भुगतना पड़ा था। बाथरूम से निकलता समान अहमद तौलिया से जिस्म रगड़ता कमरे के वस्त में ही खड़ा था। जरिश के पांव जैसे जमीन ने जकड़ लिए थे। इस पर मनो बोझ आ पड़ा था। समान अहमद से लाख बेतकल्फी सही, मगर कभी ऐसी नौबत ना आई थी। शर्मिंदगी और खजालत से बुरा हाल था। आई एम सॉरी, वो मैं उंगलियां चटखाती वो सर झुका गई थी। दानिस्ता पड़ जाने वाली निगाह के बाद इसने दोबारा नजर नहीं उठाई थी। पलकों की चलमन सुर्ख रुखसारों पर झुक गई थी। ठहरो, समान की आवाज ने इसके कदमों में जंजीर डाल दी। वो पट्टे बगैर रुक गई थी। समान अहमद खुद इससे बात करने के मूड में था, मगर कैसरा खाला की अचानक आमद ने सारा प्रोग्राम बर्बाद कर दिया था। सिर्फ ताहिरा और कैसरा की निगाहों से बचने के लिए सारा दिन कमरे में बंद रहकर गुजारना पड़ा था। वो अपनी माँ को पहले ही कुछ कॉन्शियस महसूस कर रहा था, अब कि वो कोई मौका नहीं देना चाहता था। समान ने बिस्तर पर पड़ी बनैन उठाकर तेजी से पहनते तौलिया दोनों कंधों पर फैलाकर इसकी तरफ कदम बढ़ाए थे। खैरियत? इतना तो वो भी अच्छी तरह समझता था, इस सूरत हाल में जरिश खुद से कुछ भी कह कमरे में आने की गलती कभी नहीं करेगी। जी, वो आपकी खाला बुला रही हैं, इन्होंने ही बुलाने को भेजा है। झुके सर से इसने ही बात मुकम्मल की थी। ओह अच्छा। सवान ने बगौर इसका चेहरा देखा था। सुर्ख चेहरे पर खिफ़त और शर्मिंदगी के आसार अभी भी वाज़ह थे। हीरो की तरह दमकती निगाहों पर काली झालर का पहरा था। हल्के ऑफ वाइट सूट में मलबूस वो निगाहों को खेजा कर रही थी। समान अहमद के दिल को बहुत होले से कुछ छू गया था। फरा बता रही थी तुम आज वापस जा रही हो। मुकम्मल इस्तेकाक से निगाहें जमाए समान अहमद ने इसके वजूद की नीर नगीनों से निगाहों को खेजाकुन किया था। जी ताया, अब्बू से बात हो गई, वो मगरिब के बाद चलने का कह रहे हैं। अंदाज वही, शर्मो हया का खूबसूरत इम्तियाज। हमेशा समान अहमद से बेतकल्लुफ़ी से गुफ्तगू करने वाली निगाहें चुराए हुए थे। समान अहमद की निगाहों की हिद्दत से ही सपाट हो रही थी। वो बड़े पुरएतमाद से कमरे में दाखिल हुई थी, मगर सारा एतमाद डामाडोल हो गया था। मैं अब्बू से बात कर चुका हूँ, इन्होंने कल चचा जान से बात की थी। क्या? जरीश ने घबरा कर सर उठाया था। समान की तवज्जो भरपूर थी, निगाहों से निगाहें मिली थी, गोया औंधा सा लब का हो। वो फौरन चेहरा झुका गई। चचा जान राजी हो गए हैं, मगर इस शर्त पर कि अम्मी खुद चलकर बाकायदा रिश्ते की बात करेंगी। समान अहमद ने बहुत धीमे अंदाज में मजीद बताया था। जरीश हवास बागता सी देखे गई थी। हो सकता है चची जान तुमसे अंधिया ले, तुम इनकार नहीं करोगी। अम्मी अब्बू को चलने पर आमादा कर लेंगे, बस तुम इनकार नहीं करना। वो गुमसुम अंदाज में देखे गई। समान ने इसको एकदम गुमसुम होते देखकर इसके कंधों को होले से तब थामा था। तुम्हारा इनकार मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है, तुम पर ज़बरदस्ती नहीं है, मगर तुम्हारे इनकार से मैं सबसे ज़्यादा हम दोनों की ज़ात मौजूद सुखन बन सकती है। कैसरा खाला की आमद बगैर किसी वजह के नहीं है। मेरी तुमसे दिलचस्पी अम्मी के ज़रिए इन तक मुकम्मल तफसील के साथ पहुँच चुकी होगी, बल्कि पहुँच चुकी है। ऐसे में अपनी ज़ात के मौजू बनने से ज़्यादा मुझे तुम्हारी फ़िक्र है। तुम समझ रही हो ना? जरिश को महसूस हुआ जिसका इनकार वो इंतहाई आसान समझ रही थी, वो किस कदर रसवा कुन था। कैसरा खाला से अच्छाई की उम्मीद नहीं। यकीनन अपनी नाकामी पर वो खासे वसी पैमाने पर एहतजाज भी करेंगी। हम दोनों को इल्मोट करने की कोशिश करेंगी। मैं सब्र कर लेता, कोई इंतहाई कदम ना उठाता, मगर अम्मी के तेवर किसी मुस्बत रुख की तरफ निशानदेही नहीं कर रहे थे। चचा जान पहले तो आमादा ही नहीं थे। उम्र के डिफरेंस का इन्होंने एतराज़ किया था, मगर अब्बू टाल गए थे। और तुमको सिर्फ इसलिए समझा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं तुम बना बनाए खेल ना बिगाड़ दो। समझ रही हो ना? अंदर इनकार और एहतजाज के दावे धरे के धरे रह गए थे। समान मुकम्मल तौर पर इसकी तरफ मतवज्जा था और जरिश हैरान और परेशान समान अहमद को सुन रही थी। ऐसे में दोनों को इल्म ही ना हो सका कब कैसरा खाला ने अंदर झांका था और कब बहुत खामोशी से दरवाज़ा लॉक कर दिया था। ताहिरा बेगम इस किस्म के किसी भी खेल में इनका साथ देने पर आमादा नहीं थी। अब इन्हें जो भी करना था तनहा करना था। वो सिर्फ सईद अहमद की वापसी की मुंतजिर थी। वो जैसे ही घर लौटे थे वो समान के पास आई थी। समान अहमद सारा दिन कमरे में बंद कंप्यूटर पर मसरूफ था। इन्होंने समान को घर छोड़ देने को कहा था। समान अहमद को खाला से लाख इख्तलाफात सही, मगर इसरार पर इनकार ना कर सका। वो जो सोच चुकी थी इस पर इन्होंने फ़ौरन अमल दरामद किया था। समान अहमद ने बात लेने और कपड़े चेंज करने का कहा था। कुछ तो के बाद इन्होंने जरिश की तलाश शुरू कर दी थी। सारा दिन जरिश कमरे से नहीं निकली थी। वो ताया से बात करके पलटी तो इन्होंने इसे रोक लिया था। जरिश के पूरे एतमाद अंदाज पर वो खौफज़दा भी थी, मगर अपनी सलाहियतों पर भरोसा भी था। जरिश को समान को बुलाने को कहा था। डर था कि कहीं इनकार ना कर दे। जरिश से कुछ भी तवक्का थी, मगर वो चली गई थी। जरिश इस मामले में बेवकूफ़ साबित हुई थी। इन्हें हैरत हुई थी। सईद अहमद और ताहिरा लाउंज में बैठे थे। फरा किचन में मायदा के साथ शाम की चाय का एहतमाम कर रही थी। सूरत हाल इनके हक में थी। वो ताहिरा को समान को बुलाने का कहकर जरिश के पीछे ही चली गई थी। ताहिरा बेगम
समान अहमद जरिश को समझा रहा था। वो दिल को तसल्ली देकर आगे बढ़ी थी। समान की तमाम गुफ्तगू से इन्होंने बड़े मसरूर अंदाज में फांसा पलटा था। ताहिरा इनकी पाटदार आवाज़ पर लाउंज में मौजूद तीनों नफूस चौंके थे, खास तौर पर ताहिरा बेगम। कुछ अंदाजा भी है कि समान और जरिश कहाँ हैं? सईद अहमद चौंके थे। क्या मतलब? इन्होंने फौरन नागवारी से कहा था, वरना वो इस औरत से कलाम करना भी गवारा ना करते थे। मतलब तो आपको इनके कमरे में चलकर पता चलेगा। मैं कुछ कहूँगी तो कहेंगे मेरी साजिश है। ताहिरा ने बेयकीनी से बहन को देखा था। इन्हें यकीन नहीं आ रहा था वो इतनी जल्दी अपनी प्लानिंग पर अमल भी कर पाएंगी। आपा, ताहिरा ने इन्हें तल्खी से टोकना चाहा था, मगर वो तो दो धारी तलवार बनी हुई थी। मैंने तो सामान से मुझे वापस छोड़ने के लिए कहा था। जरीश को भेजा था कि सामान को बुला लाए। काफ़ी इंतजार के बाद वो नहीं लौटी थी। मैं खुद गई थी, मगर कमरा बंद किए दोनों न जाने किन राजो न्याज में मसरूफ़ हैं। आवाज़ बाहर तक आ रही थी। यकीन नहीं आता तो खुद चलकर देख लो। ताहिरा, अपनी बहन को रोक लो। मेरी औलाद के मुतालिक ऐसी वाहियात गुफ्तगू मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। इन्होंने गुस्से से फौरन ताहिरा को देखा था, जो कम गुस्से से बहन को देख रही थी। पहली दफ़ा इन्हें बहन पर गुस्सा आ रहा था, मगर अब तीर कमान से निकल चुका था। अब बहन का साथ दिए बिना कोई चारा ना था कि मुखालिफ हस्ती इनके मुखालिफ की बेटी थी। गुस्सा होने की क्या जरूरत है? आपा ने कोई बात कही देखी है तो कही है ना। चले आपा, मैं देखती हूँ क्या हो रहा है। सईद अहमद गुस्से से तिलमिलाते उठे थे, मगर कुछ कहने से कासिर थे कि वो असल मामले से लाइल्म और बेखबर थे। ताहिरा और केसरा को बाहर निकलते देखकर वो भी लपके थे। दरवाज़ा खोलो समान, दरवाज़ा खोलो। कैसा खाला अब खामोश थी। ताहिरा बेगम ने दरवाज़ा पीटा था। जरीश, जो समान के समझाने पर खामोशी से आंसू बहा रही थी, एकदम चौंकी थी। समान अहमद ने भी आवाज़ पर पलट कर दूसरे को देखा था। दरवाज़ा तो अनलॉक था, फिर लॉक कैसे हो गया? दूसरी तरफ से अब मुसलसल दरवाज़ा पीटा जा रहा। समान ने अपने ऊपर एक निगाह डाली थी। जरिश की मौजूदगी अपने कमरे में एकदम इसके दिलो दिमाग में सायरन बजा गई थी। जबकि जरिश चेहरा साफ करते घबराई जरूर थी, मगर खौफजदा नहीं हुई थी, पुरएतमाद थी। समान को आगे बढ़कर अलमारी से शर निकाल कर पहनने की मोहलत भी नहीं मिली थी। दरवाज़ा मुसलसल पीटा जा रहा था, गोया तोड़ देने का इरादा हो। इसने तेजी से दरवाज़ा अनलॉक किया था। सबसे पहले अंदर दाखिल होने वाली ताहिरा बेगम थी, फिर केसरा और अकब में सईद अहमद और अली। जरिश इतने सारे लोगों को देखकर सटपटाई थी, ताहम जहन के किसी गोशे में भी कोई ख्याल नहीं था, बस अपने मुतरन्नम चेहरे पर खाइफ हो रही थी। दरवाज़ा क्यों बंद किया था? ताहिरा बेगम भंगारी थी कि नतोज नजरों से जरिश को देखा था। समान की हालत और जरिश का मुतरन्नम चेहरा इसके हिसाब पर बहुत गिरा गुजरा था। देख लिया आपने? बहुत दावे थे आपके। पूछें इससे, क्या कर रही है ये यहाँ? मैं कुछ कहूँगी तो मुझे घर से निकल जाने की धमकी, और ये लोग कुछ भी करते फिरे, मेरी औलाद को गुमराह करें और मैं खामोश रहूं। ताहिरा बेगम ऊंची आवाज़ में बाकी की कार्रवाई सर अंजाम दे रही थी। समान अहमद इस अचानक आ पड़ने वाली अफदाद पर शिद्दत हैरान था। हैरान होकर ऊंची आवाज़ में चीखती चिल्लाती माँ को देखा और फिर बाप को। इनकी निगाहों में एक अजीब सा तासुब था। वो भी इस हालत में जरिश की मौजूदगी पर हैरान थे। समान अहमद पूरी ज़ात से हिला था तो जरिश सऊद अहमद भी ताहिरा बेगम के ववेले और चीखों पुकार पर लरस गई थी। क्या बकवास है? वो फौरन बोली थी, फिर एकदम केसरा खाला को देखकर गुस्से से बोली, पूछे अपनी बहन से। इन्होंने मुझे समान भाई को बुलाने भेजा था। मुझ पर आपको किसी भी किस्म के इल्ज़ाम तराशी का कोई हक नहीं। समान अहमद बेयकीनी से माँ को देख रहा था। इसकी तरफ से खामोशी महसूस करके जरिश फौरन चटक गई थी। इन्होंने तो तुम्हें भेजने की गलती की, मगर तुम भी तो खूब मौका से फ़ायदा उठा रही हो। प्लीज़ बंद करें अपनी ये इल्ज़ाम तराशी। समान भाई, बताइए इन्हें कि मैं आपको बुलाने नहीं आई थी। रोका तो आपने था, बताइए इन्हें। वो फौरन समान के सामने आ ठहरी थी। समान की बेयकीनी खत्म होने में नहीं आ रही थी। इस तरह की इल्ज़ाम तराशी करती जुबान ताहिरा बेगम की है, इसकी माँ की। अब तो तुम ऐसा कहोगी। मैं देख रही थी इतने दिनों से तुम कैसे समान के आगे पीछे फिर रही थी। जाओ, जादू चल गया है तुम्हारे समान पर, जादूगरनी। इन्होंने अब बाकायदा ववेला शुरू कर दिया था। अपनी ज़बान इस्तेमाल की थी, ऐसी ज़बान इस्तेमाल की थी जरिश का डूब मरने को जी जा रहा था। चुप करो तुम। सईद अहमद एकदम धाड़े थे और गुस्से से ताहिरा को घूर कर समान अहमद को देखा। ये सब क्या है समान? ये क्या ड्रामा है? इसे मैं क्या नाम दूँ? इन्होंने बजाय जरिश को देखने कहने के इन्हें समान से तो किसी गलत अमर की तवक्का ना थी। कचा की ही हिमाकत। मुझे क्या पता ये क्या है? जिन्होंने ये ड्रामा स्टेज किया है इनसे पूछे। मुझे तो इतना पता है कि दरवाज़ा अनलॉक था। ये लॉक कैसे हो गया? और रह गई जरिश की मौजूदगी की बात, ये आपको बता चुकी है। मुझे हैरत हो रही है, पहले इसे कमरे में बेचकर अब ये ड्रामा किया जा रहा है। अम्मी, मुझे आपसे इस कदर घटियापन की तवक्का नहीं थी। कुछ तो सोच लिया होता। किसी की औलाद को जिक पहुंचाते आप अपनी औलाद की नज़रों से भी गिर रही हैं। समान के अल्फाज की संगीनी ऐसी थी कि ताहिरा बेगम हवास बाख्ता हो गई थी। इसलिए तो इन्होंने मना किया था केसरा आपा को, मगर अब के इन्होंने मदद तलब निगाहों से बहन को देखा, इन्होंने आंखों ही आंखों में हौसला दिया। समान, तुम अपनी माँ को जुटलाओगे, जबकि मैंने खुद अपने कानों से तुम्हें इसके साथ गुफ्तगू करते सुना। केसरा बहन को
धीमा पड़ते देखकर फौरन मैदान में उतरी थी। आप वाकई सुन सकती हैं, आप सारे ड्रामे के करेक्टर जो हैं समान का आप सारे ड्रामे की डायरेक्टर जो हैं समान का बस नहीं चल रहा था। क्या वो क्या कर गुजरे। समान तमीज से बात करो, क्या मैं नहीं जानती शाइस्ता और इसकी औलाद को। शाइस्ता जैसी थी वही चलतरबाज बेटियां भी हैं, और ये तो सबसे बढ़कर है। अगर इतनी बकवास है तो तुम्हारी इस हालत में तुम्हारे कमरे में क्या करेगी। अल्फाज थे या बम ब्लास्ट। जरिश मुंह फाड़े देख रही थी। एकदम इसके अंदर कुछ टूटा था। मामले की संगीनी का एहसास शदीद तर था। इसकी जात इल्जाम की जद पर ही नहीं, किरदार पर उंगली उठाई जा रही थी। मुंह पर हाथ रख के वो पीछे हटी थी। फरा जो शोर शराबे की आवाज सुनकर किचन से भागी थी, अंदर की सूरत हाल देखकर दरवाजे पर ही साकित हो गई थी। झूठ बोलती हैं ये, कसम ले लें ताया अब्बू, इन्होंने मुझे खुद भेजा था। ताई अम्मी झूठ बोलती हैं। समान भाई से पूछ लें, इन्होंने खुद मुझे रोका था सिर्फ बात करने के लिए। वो हाथों में चेहरा छुपाए फूट फूट कर रोती थी। इसका एतमाद जब्त सिर्फ यहीं तक था। गोया सारे एतमाद जब्त तक की धज्जियां बिखर गई थी। फरा ने तड़प कर आगे बढ़कर इसे सहारा लगाया था। वो सूरत हाल से बेखबर थी। हाँ, हमें तो सब यही कहेंगे, अल्लाह माफ करे। ऐसे भी क्या बेशर्मी के रंगे हाथों पकड़े जाने पर भी मुनकरे गुनाह हो रही है। तायरा बेगम तो खामोश थी। कैसरा बेगम ही बोल रही थी, बकवास है ये सब। जरिश फरा को धकेल कर जोर से चीखी, जी चाह के फौरन से बेशतर औरत का गला दबा दे। इतनी घटिया बात। ताया यकीन करें ये सब झूठ है, प्लीज यकीन करें। अली तो गुमसुम था ही, सईद अहमद भी बेचारगी से तड़प उठे थे। ये लड़की इन्हें अजीज दर थी, मगर हालात की जद पर सहम से गई थी। अब अदाकारी कर रही है। तायरा बेगम की आवाज पर समान ने तासुब से माँ को देखा था। सारा जमाना कुछ भी कह लेता, मुझे दुख ना होता, मगर आपके मुंह से ये सब सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। माँ औलाद को इससे ज्यादा जानती है। क्या आपको नहीं इल्म कि मैं किस कुमाश का इंसान हूँ। अबू, क्या आपको शक है मैं जरिश के साथ कोई ऐसी वैसी हरकत कर सकता हूँ? क्या आपको यकीन है कि मामले को जो रुख ये दे रही हैं वो दुरुस्त है? कम अज कम आप तो अपनी औलाद पर कीचड़ ना उछालें। जमाना कुछ भी कहे। जरिश तो फूट फूट कर रोती हुई समान अहमद के लहजे में बहुत कुछ बिखरा था। एतमाद, एतबार, यकीन, न जाने क्या कुछ। सईद अहमद ने एक गहरा सांस फजा में खारिज किया। जरिश के सर पर हाथ रखते इसे साथ लगाया। वो इन लम्हों में खासे बेबसी हो गए थे। जरिश तो ऐसी बिखरी के ताया के बाजुओं में ही झूल गए। जरिश जरिश जरी, वो चीखते हुए इसे संभालते ही रह गए थे। जरिश का रद्द-ए-अमल बहुत शदीद था। जी तो जनाब, ये थी हमारी किस्त। मिलते हैं एक नई किस्त के साथ। अल्लाह हाफिज।